स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूएस के प्लेटफॉर्म पे, जिसका मकसद ही है कि आपको कोई साथ दे या ना दे, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना। ये हमारा थीम है हमारे यूएस का। और इसी चीजों को अंजाम देने के लिए हम लोग अपने इस मीटिंग को करते हैं। और जैसा कि आमिर साहब बता रहे थे कि देखिए, आपको सीखना तो पड़ेगा, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे। तो इस प्रोग्राम में आके आप लोग सीखने का तैयारी जरूरी रखें। जो कुछ भी आपको बताया जाता है, जो कुछ भी समझाया जाता है, उसको आत्मसात करें। देखिए, हम लोग एक गलत परंपरा बचपन से मतलब अपने अंदर पाल रखे हैं कि नॉलेज इज पावर। लेकिन हमारा मानना है कि नॉलेज तब तक पावर नहीं बन सकता जब तक कि आप अपने नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। तो नॉलेज को अपने अंदर लाना और उसको मतलब प्रयोग में लाना, दोनों में बहुत ही अंतर होता है और प्रयोग का ही रिजल्ट आता है। साथियों, आज मैं पहले ही आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आज थोड़ा समय ज्यादा लगने वाला है। आप ये सोच के मत रहे कि 9 बजे प्रोग्राम खत्म हो, तो थोड़ा सा समय मैं ज्यादा लूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में अरविंद सर भी हैं, तो उनका भी थोड़ा सुनेंगे हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रांतिवीर। और अमीर सर, ये स्क्रीन दिख रहा है सर? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? आ रहा है सर, स्क्रीन आ रहा है। ओके, थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम ही है क्रांतिवीर। क्योंकि जब तक आपके लाइफ में क्रांति आती नहीं है तब तक वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो आपके अंदर एक क्रांति होनी चाहिए। और कहा गया है कि देखिए, जब जब शांति गई है तब तब क्रांति आई है। अपने यहाँ के लोगों की आदत है कि जब तक हमारी शांति भंग नहीं होती हम क्रांतिकारी नहीं बन पाते हैं। तब तक आराम में बैठे रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति बेरोजगार बन के यदि बैठा हुआ अपने घर में, तो वो पहले अपने माँ बाप के होटल में खाता है। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो अपने पूर्वजों के संपत्ति को बेच के खाता है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है उस व्यक्ति का, तब वो व्यक्ति बाहर निकलता है काम करने के लिए और बाहर जाके वो पैसा कमाता है। लेकिन थोड़ा सोच के देखिए कि अगर वो पहले ही बाहर निकल जाता तो उसके पूर्वजों का जो संपत्ति था वो तो नहीं बिकता। तो इसलिए बोला गया है कि जब जब शांति गई है तब तब एक क्रांति आई है। तो थोड़ा सा आपको अपने शांति को भंग करना पड़ेगा यदि लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में कामयाबी लेनी है। तो याद करें हमारे राजनीतिक आजादी की लड़ाई को 200 साल लग गए थे अंग्रेजों से स्वतंत्रता लेने में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपने अंदर ये आदत बहुत ही पहले से है कि जब तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ता तब तक हम बोलते नहीं हैं। और अंग्रेजों की नीति क्या थी? वो एक ही बार सब पे प्रहार नहीं करते थे, वो धीरे धीरे करते थे। तो जब एक राजा पे कार्रवाई होती थी तो दूसरा राजा सोचता था कि हमें क्या मतलब है। लेकिन जब पूरे देश में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया तो पूरा देश एक साथ जगा। और आपको याद होगा सन 1857 में स्वतंत्रता की लड़ाई का शानदार बिगुल फूका गया था। और उसके बाद फिर अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ा था। तो दोस्तों, क्रांति यहीं पे खत्म नहीं होती। देश की आजादी के बाद हमारे यहाँ खाद्यान्न का बहुत ही कमी था। तब जाके एक और क्रांति आई जिसका नाम था हरित क्रांति। और उस समय जैविक खाद का उपयोग होने लगा हमारे देश में। उसके बाद आज तक कोई भी व्यक्ति अ, अनाज के वजह से भूखे नहीं मरा हमारे देश में। और हरित क्रांति पे ही मामला खत्म नहीं होता। उसके बाद दूध के उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति शुरू हुआ सन 1970 में। और उससे पहले हमारे यहाँ गाय तो थी लेकिन देसी और पहाड़ी गाय हुआ करती थी। लेकिन श्वेत क्रांति के बाद बाहर से जर्सी गाय भी आना शुरू हो गई और आज हमारे देश में दूध की कमी नहीं है। उसी तरह रजत क्रांति, कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति, बादामी क्रांति, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग क्रांति आई। और जब ये क्रांति आई तब उस समस्या का हल निकला। और आपको याद होगा तब लगभग 2014 में हमारे देश में एक नए प्रधानमंत्री आए और उन्होंने नोट बंद कर दिया था, नोटबंदी। अब आपको लग रहा होगा कि आरसीएम के मीटिंग में मैं नोटबंदी क्यों बता रहा हूं। तो देखिए, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगी सिस्टम तब तक आप सिस्टम में आगे नहीं बढ़ेंगे।
हम यदि आप लोगों से सवाल करें कि इस नोटबंदी का क्या फायदा हुआ आपको, तो निश्चित रूप से सारे लोगों का एक ही जवाब होगा कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सोच के देखिए कि नोटबंदी क्यों किया गया था। नोटबंदी में क्या किया गया था? 1000 और 500 के नोट वापस रिकवर कर लिए गए थे, यानी कि जितना आरबीआई नोट छापी थी उतना आरबीआई के पास पहुंच भी गया नोट। लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारा नोट नदियों में बहता हुआ मिला, बहुत सारा नोट को जलाया गया। तो आखिर वो नोट कौन से थे जो जलाए गए या नदियों में बहाए गए? तो साथियों, ये अगर आपके मन में आ रहा होगा कि वो जाली नोट थे, तो ये भ्रम आप अपने मन से निकाल के रखिए। वो जाली नहीं थे, वो भी ओरिजिनल थे। यानी कि कहीं ना कहीं जितना आदेश मिला था आरबीआई को, उससे ज्यादा नोट वहां पे छपी थी। और वो नोट यदि कंटिन्यूअस रहती मार्केट में, तो आपके नोटों का वैल्यू खत्म हो जाता। आज बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे कि 4-4 लाख रुपया में 1-1 किलो आलू मिलता है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि नोटबंदी से आर्थिक क्रांति का प्रारंभ क्यों हुआ, क्योंकि नोटबंदी का असर तो आपके ऊपर हुआ नहीं। तो देखिए, हमारे ऊपर किसी भी काम का असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे यहाँ आज भी 95% लोग जो हैं वो जॉब के ऊपर डिपेंड करते हैं। और नौकरी वाले की वस्तु स्थिति ये होती है कि सरकार कोई भी स्कीम ला दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखे होंगे, अभी कोरोना में बहुत सारे लोग त्राही 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 माम मच गया था हमारे देश में। लेकिन इस कोरोना का नौकरी वाले के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो ना कोई फायदा हुआ, ना कोई नुकसान हुआ। लेकिन फायदा नुकसान किसको हुआ? हमारे देश के बिजनेसमैन को हुआ, हमारे देश के किसान को हुआ। यानी जो लोग नौकरी के भरोसे नहीं थे, उनको या तो नुकसान हुआ, नहीं तो फायदा हुआ। लेकिन हमारे यहाँ आज भी कोई व्यक्ति छोटा मोटा बिजनेस भी करता है, तो वो यही यही चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे। और हम यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, तो दोस्तों आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, हमारे देश में 13% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, 10 से 12% 12वीं पास बेरोजगार है, 9% अंडर 10th वाले बेरोजगार हैं, 5वां पास भी व्यक्ति 1.25% बेरोजगार है। लेकिन आप इस डाटा को ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ 1% वैसे लोग भी बेरोजगार हैं जो कि बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि वो स्कूल गए ही नहीं। तो ये क्यों बेरोजगार है? तो साथियों, बेरोजगारी कुछ नहीं है। बेरोजगारी एक बहाना है जो हम काम नहीं करने के लिए एक लेबल अपने ऊपर लगा लेते हैं कि हम बेरोजगार हैं, ताकि हमें काम करना ना पड़े और हम जिंदगी भर बैठ के खाने का इंतजाम कर सके। और वो लोग जो अपने पास बेरोजगारी का लेबल लेके रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं? अपने माता पिता के सीने पे बैठ के खुद भी खाते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी खिलवाते हैं। और उन्हीं के कारण उनके माता पिता यदि इस दुनिया को छोड़ के 20 साल बाद जाना है, तो वो 5 साल में ही निकल लेते हैं। वो डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, बीपी के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम यदि आपसे पूछे कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, तो सीधी सी बात है, जिनके पास रोजगार नहीं है। लेकिन रोजगार का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी। तो ये भ्रम हमें कहीं ना कहीं अपने मन से निकालना होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, मैं तो रोजगार नहीं करता हूं, तो क्या आपको क्या लगता है मैं बेरोजगार हूँ? या आपके यहाँ जो पानी पूरी बेचता है वो बेरोजगार है? या आपके यहाँ जो कपड़े का शोरूम खोल के बैठा है वो बेरोजगार है? तो कोई बेरोजगार नहीं है। जिनके पास रोजगार है वो उनके वजह से आया है, और जिनके पास रोजगार नहीं है वो उनके वजह से नहीं है। तो हमें इस बात को समझना होगा। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि हम देश के साथ साथ आगे बढ़े, तो आपको नौकरी का ख्याल अपने दिमाग से थोड़ा निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज देश हमारी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। हम यदि बात करें कि प्राइवेटाइजेशन में होता क्या है, तो इनकम लो होता है, वर्कलोड हायर हो जाता है। आज से पहले आप देखिए, रेलवे में जो सफाई वाले होते थे उनको क्वार्टर मिलता था, रेलवे पास मिलता था, हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिलती थी, सारा फैसिलिटीज उनको दिया जाता था सरकार की तरफ से। लेकिन आज जो सफाई वाले हैं उनको मात्र 10,000 रुपया दिया जाता है। आज बैंक में जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो परमानेंट नहीं है, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो परमानेंट नहीं है। आपके ब्लॉक में आप देखेंगे तो 80% कर्मचारी आज प्राइवेट है। तो जो परमानेंट है उनको 80,000 मिलता है और प्राइवेट वाले को 8,000 मिलता है। तो आज हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है। एयर इंडिया प्राइवेट हो गया, बीएसएनएल प्राइवेट हो गया, एमटीएनएल प्राइवेट हो गया। और यदि हम बात करें हमारे देश के सबसे बड़ी वो संस्था जो नौकरी देने में सबसे आगे है, भारतीय रेलवे, तो इसको भी प्राइवेट किया जा रहा है। कुछ ट्रेनें प्राइवेट हो चुकी है, कुछ स्टेशन प्राइवेट हो चुके हैं। तो धीरे धीरे देश प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और गरीबी पांव पसार रही है। क्योंकि इनकम आपका लो होगा तो निश्चित रूप से गरीबी आपके पास आएगी ही आएगी। लेकिन हमें ये समझना है कि ये गरीबी आ क्यों रही है। आज हम अपने कमाई से खुश क्यों नहीं है? आज हमारा घरोबार हमारे कमाई से चल क्यों नहीं पा रहा है? तो देखिए, यदि हम बात करें गरीबों की, तो हमारे इंडिया में
हर 5 में से एक व्यक्ति गरीब है। और गरीब का मतलब वो गरीब नहीं, गरीब का मतलब वो व्यक्ति जिसका कि प्रतिदिन का आय 60 रुपया से नीचे है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। हर 5 में से एक व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। तो हम यदि आपसे पूछे कि इस गरीबी से निजात पाने का उपाय क्या है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस गरीबी से हम निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ 3 तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति जो गरीब और अति गरीब है, जिसको कि हम लोअर क्लास बोलते हैं, और उसका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बिल्कुल सर्वाइवल वाला होता है। ये हमेशा अपने जिंदगी में संघर्ष करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, इसलिए इनको लोअर क्लास बोला जाता है। दूसरा क्लास है हमारे यहाँ मिडिल क्लास, जिनका लाइफ स्टाइल कंफर्ट वाला होता है। और तीसरा है रिच और वेरी रिच, जिनका लाइफ स्टाइल फ्रीडम वाला होता है, इनको हम बोलते हैं अपर क्लास। तो 3 तरह के लोग हैं हमारे यहाँ, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। देखिए आज लोगों में, मैक्सिमम लोगों में क्या है, मैक्सिमम लोगों के पास एक डायलॉग है कि आज मिडिल क्लास वाले व्यक्ति की जिंदगी बहुत ही दिक्कत में चल रही है। तो देखिए आपके जीवन में यदि दिक्कत नाम का शब्द है, चाहे वो दिक्कत बेटी की शादी का हो, चाहे वो दिक्कत मकान बनाने का हो, चाहे वो दिक्कत बच्चों को पढ़ाने का हो, चाहे वो दिक्कत आपको घर चलाने में आ रहा हो, तो दिक्कत शब्द यदि आपके जीवन में है, इसका मतलब ही है कि आप लोअर क्लास में आ चुके हैं। और देखिए इस क्लास की यदि हम बात करें, तो लोअर क्लास से मिडिल क्लास का जो खर्च होता है वो 4 गुना ज्यादा महंगा होता है, और मिडिल क्लास से अपर क्लास का जो खर्च होता है वो 10 गुना ज्यादा महंगा होता है। सन 1940 में एक लोअर क्लास परिवार को चलाने में 1 रुपया महीने का खर्च आता था। फिर आया सन 1960, और सन 1960 में महंगाई बढ़ी, और फिर जो घर 1 रुपये में चलता था उसका खर्च हो गया 10 रुपया महीना। फिर आया सन 1980, और जो घर 10 में चलता था उसका खर्च हो गया 100 रुपया महीना। फिर आया सन 2000, जो घर 100 रुपये में चलता था उसका खर्च हो गया 1000 रुपया महीना। फिर आया सन 2020, और जो घर 1000 में चलता था उसका खर्च हो गया 10,000 रुपया महीना। यानी कि आज आप देख लीजिए 2023 है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो बता दे कि उनका घर 10,000 से कम में चल जाता है, एक भी व्यक्ति आपको मिलने वाला नहीं है। तो आज मिडिल क्लास का खर्च कितना हुआ, लगभग 40,000 रुपया महीना। और अपर क्लास का खर्च कितना हुआ, लगभग 4 लाख रुपया महीना। देखिए हम इनकम की बात नहीं कर रहे, हम खर्चे की बात कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि आज हमारे यहाँ जो 20,000 30,000 महीना कमाते हैं, वो भी बोलते हैं कि नहीं हम तो मिडिल क्लास है। तो साथियों आप सोचिए, अगर इसी तरह महंगाई बढ़ते रही तो आने वाले 2040 में गरीब वाला जिंदगी जीने के लिए आपको 1 लाख रुपया महीना चाहिए। तो अब आपको सोचना है कि आज से 17 साल बाद, जहां आज 10,000 कमाना मुश्किल है आम आदमी के लिए, वो 1 लाख रुपया महीना कहां से कमाएंगे। उसी तरह मिडिल क्लास का जिंदगी जीना है तो 4 लाख रुपया महीना चाहिए, और अपर क्लास का जिंदगी जीना है तो 40 लाख रुपया महीना चाहिए आज से 17 साल बाद। अब आपको लगता होगा कि ये डाटा तो हम बहुत देखे हैं, ये डाटा काम करता नहीं है। तो देखिए इस डाटा में हो क्या रहा है, हर 20 साल में आपके खर्चे में 1 जीरो बढ़ जा रहा है। तो आप चेक कर लीजिए आज वर्तमान में, यदि हम बात करें कि आज सोने का रेट क्या है, तो सोना लगभग प्रेजेंट में 60,000 रुपये चल रहा है। और यदि हम बोले कि 20 साल बाद सोने का रेट क्या होगा, तो उसमें 1 जीरो लगा दीजिए, यानी 6 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम आपको सोना मिलेगा। तो देखिए फ्यूचर की बात हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन पास्ट की बात हम समझ लेते हैं। हम यदि आज पूछे कि आज से 20 साल पहले सोने का रेट क्या था, तो आज 60,000 में 1 जीरो हटा दीजिए, यानी 6,000 रुपये था कि नहीं, आप इस मीटिंग के बाद जाके पता कर लीजिए। और सिर्फ सोने की रेट की बात नहीं है, आज आम आदमी का मानना है कि जमीन का इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो आज आप देख लीजिए, जो जमीन आपके यहाँ 50 लाख रुपए प्रति गज मिल रहा है, या 5 लाख रुपए प्रति गज मिल रहा है, उस जमीन का रेट आज से 20 साल पहले मात्र 5 लाख रुपए था, और 20 साल बाद 5 करोड़ का होगा। और मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, ये महंगाई सिर्फ जमीन पे ही लागू नहीं होती। आप किसी भी चीज का रेट देख लीजिए, आज दूध यदि आपके यहाँ 50 रुपए लीटर है, तो 20 साल पहले ये 5 रुपए लीटर था, 1 जीरो हटा दीजिए। और 20 साल बाद इसका रेट क्या होगा, 1 जीरो लगा दीजिए, 50 में 500 रुपए लीटर होगा। यदि हम बात करें आज समोसे का, जो समोसा आज 10 रुपए में आप खाते हैं, यदि हम आपसे पूछे कि 20 साल पहले इसका रेट क्या था, हटा दीजिए 1 जीरो, 1 रुपए में मिलता था समोसा। और 20 साल बाद इसका रेट क्या होगा, लगा दीजिए 1 जीरो, 100 रुपए में मिलेगा आपको एक समोसा। आज लोग बोलते हैं कि दाल महंगा हो गया, दाल कैसे है, तो लगभग 100 रुपए केजी। तो 20 साल पहले इसका रेट क्या था, तो 100 में से 1 जीरो हटा दीजिए, 10 रुपए किलो था दाल, जाके पता कर लीजिएगा आप। और 20 साल बाद इसका रेट क्या होगा, तो आज जो 100 रुपए दाल है, इसमें 1 जीरो लगा दीजिए, लगभग 1,000 रुपए किलो आपको खरीदना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी आ गए तो गैस सिलेंडर महंगा हो गया, और आज गैस सिलेंडर 1200 का है। हम यदि आपसे पूछे
ये 1200 वाला सिलेंडर 20 साल पहले कितने का था, तो हटा दीजिए, 120 रुपए का मिलता था, पता कर लीजिएगा आप। और 20 साल बाद कितने का मिलेगा, तो लगा दीजिए 12,000 रुपए का एक सिलेंडर होगा, जबकि 20 साल बाद मोदी जी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये है महंगाई का रफ्तार। और यदि आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरी का मात्र एक फॉर्मूला है कि अपने कमाई के रफ्तार को महंगाई के रफ्तार से बढ़ा दीजिए, आप अमीर बन जाएंगे। और जिनकी कमाई की रफ्तार महंगाई की रफ्तार से कम होती है, वो व्यक्ति गरीब बन जाता है। यानी कि मामला जीरो का है। यदि महंगाई 1 जीरो बढ़ा रही है तो आपको अपने इनकम में 2 जीरो बढ़ाना होगा, 3 जीरो बढ़ाना होगा। तो हमारा एक सवाल है कि क्या उपाय है आपके पास। तो आज हम उपाय की बात करें तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें जॉब मिले, यानी नंबर 1 उपाय कमाने का हम जॉब में ढूंढते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि आज तक कोई जॉब ऐसा है जो कि हर 20 साल में आपके इनकम पे 1 जीरो लगा के ले आए। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यदि जॉब वाले खुश होते तो आज देखिए ट्रेन में टीटी बिना पैसा लिए आपको सीट नहीं देता। यदि कोई थानेदार है तो बिना पैसा लिए तनहा नोट नहीं करते। यदि कोई बैंक मैनेजर है तो बिना पैसा लिए आपको लोन नहीं देता। आप थोड़ा विचार कीजिए इस पे। आखिर ये लोग घूस क्यों लेते हैं, बड़े बड़े घोटाले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनका काम इनके कमाई से नहीं चल रहा। यानी कि आपके कमाई का रफ्तार महंगाई से अधिक ये जॉब नहीं रख सकता। आपके गरीबी का सॉल्यूशन जॉब कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, हमारा पैसा कमाने का साधन दूसरा है खेती। तो खेती करके आज तक कोई किसान अमीर बन पाया क्या। हमारे देश में किसान नाम का शब्द आते ही लगता है कि किसी गरीब का चेहरा सामने आ गया। आज देखिए कई हजारों किसान, सैकड़ों किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये किसानी से भी हम महंगाई को ठीक, ये महंगाई को ओवरटेक करके आगे निकल नहीं सकते। और यदि हम बात करें तीसरा उपाय क्या है पैसा कमाने का हमारे पास, तो तीसरा ऑथेंटिक उपाय है बिजनेस। तो बिजनेस से क्या महंगाई को बीट किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। अब यदि हम बात करें बिजनेस का, तो साथियों हमारे पास दो तरह का बिजनेस है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम और दूसरा आरसीएम बिजनेस सिस्टम। तो देखिए आरसीएम तो मैक्सिमम लोगों के समझ में आता नहीं है। अब आप में से जितने भी लोग आज मीटिंग में हैं, जूम पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि नहीं हमारे समझ में तो आ गया है आरसीएम, इसलिए तो हम आरसीएम के मीटिंग में हैं। नहीं दोस्तों, आपके समझ में भी ठीक से आरसीएम नहीं आया। यदि आपके समझ में ठीक से आरसीएम आया रहता तो भी आप आरसीएम ठीक से करते। ऐसा नहीं कि महीना में एक प्लान दिखाते या सप्ताह में एक प्लान दिखाते, या अपलाइन जगाएगा तो दिखाएंगे, नहीं जगाएगा तो नहीं दिखाएंगे। देखिए बिजनेस का सीधा सा नियम है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस करता है तो उसका सटर डेली अप एंड डाउन होता है। और आपका सटर डेली अप एंड डाउन नहीं हो रहा, इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो हम आरसीएम को बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में कितने प्रकार के लोग होते हैं। तो यहाँ भी 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति होता है लगाने वाला, जो कि प्लांट लगाता है, प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी। दूसरा व्यक्ति होता है इस सामान इधर से उधर पहुंचाने वाला, जिनको हम बोलते हैं मिडिल मैन। इसमें C&F, डीलर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर सारे आ जाते हैं। अब इनका काम क्या है, C&F का काम है कंपनी से लाना और एजेंट तक पहुंचाना या डीलर तक पहुंचाना। डीलर का काम है C&F से लाना, होलसेलर तक पहुंचाना। होलसेलर का काम है C&F ये एजेंट और डीलर से लाना और रिटेलर तक पहुंचाना। उसी तरह रिटेलर का काम है होलसेलर चलाना और कस्टमर तक पहुंचाना, इसलिए हम इसको बोलेंगे पहुंचाने वाले। तीसरे होते हैं बताने वाले, ये भी बहुत अच्छा भूमिका निभाते हैं मार्केटिंग में, बिजनेस में। क्योंकि आज फेयर एंड लवली गोरेपन का क्रीम है, ये कैसे पता चला, कोई ना कोई बताया। और कोलगेट मुंह धोने का क्रीम है, ये कैसे पता चला, इसको भी कोई ना कोई बताया। यदि वो नहीं बताए रहते तो क्या होता, कुछ लोग कोलगेट को मुंह में लगा लेते और कुछ लोग फेयर एंड लवली से मुंह धो लेते। तो बताने वाला भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा है खाने वाला, कस्टमर। 4 प्रकार के लोग होते हैं किसी भी बिजनेस में। अब हम आपको ये तो पता चल गया कि महंगाई को बीट करना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं। पहला काम लगाने वाला, क्या आप कंपनी खोल सकते हैं। तो आज दोस्तों हम यदि कंपनी की बात करें तो कोई भी कंपनी खोलना हो तो अरबों रुपया आपको लगाना पड़ेगा। और आप सोच के देखिए कि क्या अरबों रुपया है। यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस का ये काम तो आपसे होने वाला नहीं। दूसरा काम है मिडिल मैन। तो मिडिल मैन में जो सबसे छोटा काम है रिटेलर। तो आज देखिए अच्छा रिटेल शॉप जो आपके यहाँ, वो दुकान जो सबसे अच्छा चलता है, यदि हम उसकी बात करें तो उसको खोलने में भी 50 लाख और 1 करोड़ रुपया लग जाता है। आप खराब से खराब दुकान भी खोले तो कम से कम आपको 10 लाख लगाना पड़ेगा। तो कितने लोग 10 लाख लगा सकते हैं। और 10 लाख लगा के आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये काम भी आपसे होने वाला नहीं है। अब तीसरा हो गया कौन सा काम, बताने वाला। क्या आप बताने वाला काम कर सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, हम यदि बात करें हमारे देश में ब्रांड कोको कोला है, हॉर्लिक्स है, कम्प्लान है, ब्रिटानिया का बिस्किट है, पार्ले जी है,
टाटा का नमक है, रेमंड्स का कपड़ा है। तो आज तक कितने कंपनी वाले बोले आपसे कि आइए और हमारे ब्रांड के बारे में बताइए। तो देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में बताने वाला काम अमिताभ बच्चन करते हैं, माधुरी दीक्षित करती है, सचिन तेंदुलकर करते हैं। ये काम आपको मिलने वाला नहीं है, यानी ये काम भी आपसे नहीं होगा। चौथा काम बचा खाने वाला। तो देखिए, खाने वाला काम करके आज तक लोग गरीब ही बने हैं, कभी भी अमीर नहीं बने। यानी ट्रेडिशनल बिजनेस करके आप महंगाई को बीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ अगर 100 नई दुकानें खुलती हैं तो उसमें लगभग 99 दुकानें 2-3 साल में क्लोज हो जाती हैं, क्योंकि लोग मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन अब आरसीएम में क्या हुआ? आरसीएम में हमारे आदरणीय डीसी सर, हम चाहेंगे एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइए आप लोग। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तो 2 काम है पूंजी लगाने वाला। कौन सा? लगाने वाला और पहुंचाने वाला। ये काम हम करेंगे और 2 काम ईमानदारी से आप कीजिए। कौन सा काम? बना खाने वाला और बताने वाला। और इसी से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी देती क्या है? 22% परफॉर्मेंस बोनस देती है, 8% रॉयल्टी देती है, 5% टेक्निकल बोनस देती है, साथ में आपको 6% यहाँ पे आपको पॉइंट के रूप में बोनस दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास कंसिस्टेंसी प्लान है, जिसके तहत 1500 का खाएंगे तो 1500 का सामान, 5000 का खाएंगे 5000 का सामान आपको फ्री में मिलेगा, 2500 खाएंगे 2500 का सामान। और जो लोग इससे नीचे खाते हैं वो 6 महीना में जितना प्रोडक्ट खाएंगे उसके 12% का सामान उनको कंपनी वापस दे देती है। तो सोच के देखिए कितना आसान सा बिजनेस है, आना है और बताना है। लेकिन हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि दुनिया का कोई भी बिजनेस जब तक आप डेली नहीं करेंगे तब तक आपको फायदा देने वाला नहीं है। लेकिन ये आसान सा बिजनेस हमारे समझ में आता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो सर्टिफिकेट वाला अहंकार है या हमारा काम वाला अहंकार है कि हम मास्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो हमें इस काम को करने नहीं देता। इसलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। ये घमंड हमें इस काम में इस काम को करने नहीं देता है और इसके वजह से हम अपने लाइफ में वो रिजल्ट नहीं हासिल कर पाते जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है। देखिए, आज नौकरी वाले की वस्तु स्थिति क्या है दोस्तों? तो नौकरी वाले की वस्तु स्थिति ये है कि ये खुश होते हैं अपने कमाई को देख के, लेकिन दुखी दुखी हो जाते हैं महंगाई को देख के। तो आज फिर भी ये लोग उस काम को क्यों करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आज से 15-20 साल पहले जिन लोगों को 5000 सैलरी मिलता था, वो लोग आज से 10 साल पहले जिनको 5000 मिलता था उन लोगों को आज 20,000 मिल रहा है। आज से 10 साल पहले जिनको 20,000 मिलता था वो 40,000 वाले हो गए। तो ये 40,000 उनको अदर काम नहीं करने देता, क्योंकि उनको लगता है कि आज 40,000 वाले हैं, कल 80,000 मिलेगा, फिर 1 लाख मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब उनको 5,000 मिलता था तो चाय का गिलास 1 रुपए में मिलता था और आज 20,000 वाले वो हो गए तो चाय 1 रुपया वाला चाय 10 रुपए का हो गया। यानी कि सैलरी 4 गुना बढ़ी और चाय का रेट 10 गुना बढ़ गया। 1 रुपए में जब चाय मिलता था तो लोग गिलास में पीते थे, लेकिन आज आप देखिए 10 रुपया वाला चाय 2 घूंट में खत्म हो जाता है। तो आज का चाय तो हमारे समझ में आता ही नहीं है कि ये चाय पीने वाला है या चाटने वाला है। क्योंकि आज बाहर वाला जो कप है उससे अपने घर वाले कप में चाय डालेंगे तो 4 कप चाय आएगा, तब जाके 1 कप आपके घर का चाय होगा। यानी कि आज चाटने वाला चाय का कीमत 10 रुपया और पीने वाले चाय का कीमत 40 रुपया हो गया है। सोचिए, जब वो 5,000 वाले थे तो भी अपने शहर में जमीन नहीं खरीद पा रहे थे और आज 50,000 वाले हो गए तो भी अपने शहर में जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। और जब उनका 50 लाख हो जाएगा उस समय भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जब 5,000 वाले थे तो जमीन लाख रुपये था और आज 50,000 वाले हो गए तो वही लाख रुपया वाला जमीन 50 लाख का हो गया। ये महंगाई कभी भी उनको आगे बढ़ने नहीं देगी। और यही रीजन है कि मेहनत करने के बाद भी एक व्यक्ति ये जो खाई है गरीबी और अमीरी के बीच में ये पार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इस खाई को नौकरी वाले सीढ़ी से या खेती वाले सीढ़ी से पार नहीं किया जा सकता है, ट्रेडिशनल बिजनेस वाले सीढ़ी से भी आप पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको पूंजी लगाना पड़ता है। तो इस खाई को पार करने के लिए एक ही सीढ़ी है और उस सीढ़ी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो यदि आप गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो कि आपको अमीरी की ओर लेके जा सकता है। लेकिन साथियों, अब सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी? क्योंकि हर कंपनी वाले बोलते हैं कि मेरा कंपनी अच्छा है, मेरा कंपनी अच्छा है। तो दोस्तों, आप अपने आप से सवाल करें, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आप लोगों को लगता होगा कि सब कंपनी वाले तो अपने कंपनी को अच्छा ही करते हैं। लेकिन हम यदि बात करें इंडिया में जितनी भी कंपनी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसके पास है? हमारे आरसीएम के पास। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर किसके पास है? हमारे आरसीएम के पास।
सबसे ज्यादा डिलीवरी सेंटर किसके पास है? हमारे आरसीएम के पास। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसके पास है? हमारे आरसीएम के पास। सबसे ज्यादा प्लांट किसके पास है? हमारे आरसीएम बिजनेस के पास। तब हर चीज में नंबर 1 आरसीएम है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नंबर 1 कौन बनाएगा? तो आरसीएम ही एक ऐसी कंपनी है जो आपको नंबर 1 बना सकती है। और यही रीजन है दोस्तों, आरसीएम के मीटिंग सेमिनार में जब लीडर आते हैं तो वो गर्व से कहते हैं कि मैं 19 साल से हूँ, मैं 20 साल से हूँ, मैं 22 साल से हूँ। नहीं तो बाकी कंपनियों में तो लोग 19 महीने में कंपनी बदल लेते हैं और अपने आप को इंडिया का सबसे बड़ा लीडर साबित करने में लगे रहते हैं। तो ये खूबसूरती है नेटवर्क मार्केटिंग की। लेकिन अब आप सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी के समझ में क्यों नहीं होता? क्या करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? देखिए, आम आदमी यही समझते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट सेलिंग करके एक्स्ट्रा कैश कमाने का बिजनेस नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन का बिजनेस है, ये अमीर बनने का बिजनेस है। और इसलिए किताब मैं आपको अमीर क्यों बनाना चाहता हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गरीब को भी कॉर्पोरेट का मालिक बनाता है। ये वो किताब है। साथियों, रॉबर्ट टी कियोसाकी का गाना है कि 21वीं सदी में यदि आपको अमीर बनना है तो आपको 21वीं सदी का ही व्यवसाय करना होगा। और 21वीं सदी में जो सबसे फास्ट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आज यदि हम बात करें दोस्तों, जमाना बदल रहा है। पहले पैसे वाले का बेटा पैसा वाला बनता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। आज बिना पैसा वाला व्यक्ति पैसा वाला बन रहा है। आप देखिए, पेटीएम को एक भी बैंक नहीं है, एक भी ब्रांच नहीं है, फिर भी बड़े बड़े बैंकों से ज्यादा टर्नओवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनके पास नेटवर्क है कस्टमर का। यदि हम बात करें अमेजोन का, अमेजोन के मालिक जो आज से 35 साल पहले सेल्समैन का काम किया करते थे, न दुकान है, न मकान है, न फैक्ट्री है, न प्रोडक्ट है, और फिर भी ये वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। क्यों? क्योंकि इनके पास ग्राहकों का नेटवर्क है। यदि हम बात करें ओला उबर का, तो एक भी गाड़ी इन्होंने नहीं खरीदा, फिर भी सारे गाड़ी वालों से कमाते हैं क्योंकि इनके पास नेटवर्क है। तो दोस्तों, जब पेटीएम वाला कमा सकता है, अमेजोन वाला नेटवर्क बना के कमा सकता है, ओला वाला कमा सकता है, तो आप नेटवर्क बना के कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं? लेकिन फिर भी हमारे कुछ लोग बोलते हैं हम खा तो लेंगे लेकिन बताएंगे नहीं, जोड़ने का काम हमसे नहीं होगा। तो देखिए, ये कलयुग है, यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तोड़ने वाला काम करके जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बात याद रखिए कि किसी के पैरों पे गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो, दुनिया की सारी ताकत आपके सामने सिर झुकाएगी। तो आपको ठानना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक मान लेने वाले, एक ठान लेने वाले। तो मानने वाला व्यक्ति मान लेता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, और ठानने वाला व्यक्ति बस ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए हमें करना ही करना है। देखिए, दो तरह का काम है अपने पास, एक 8 घंटा वाला और एक 1 घंटा वाला। 8 घंटा वाला काम आपको गरीबी की ओर लेके जाता है, 1 घंटा वाला काम आपको अमीरी की ओर लेके जाता है। 8 घंटा वाला काम करने के लिए हर जगह आपको लाइन में लगना पड़ता है, चाहे मामला कॉलेज का हो, मामला फॉर्म भरने का हो, मामला एग्जाम देने का हो, किसी भी मामले में आपको हमेशा लाइन में रहना पड़ता है। अगर सरकारी व्यवस्था में भी पढ़े तो मिनिमम 4 से 5 लाख रुपया स्टडी पे खर्च करना पड़ता है, 1 से 2 लाख रुपया ट्यूशन पे, और इसके बाद भी 20,000 की गारंटी आपको नहीं मिलती है कि आप कमाएंगे। लेकिन 1 घंटा वाला काम में क्या करना है दोस्तों? 1500 खाना है और 5,000 खिलाना है। सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला कि 1500 खाना है, 5,000 खिलाना है। यानी कि ईमानदारी से सारा प्रोडक्ट अपने घर का खाइए और ईमानदारी से आरसी बिजनेस बताइए, और ये तो काम कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीरी की ओर जाने से रोक नहीं सकती। हम कहते हैं दोस्तों, कुछ नहीं, आप जब गरीबी के लिए 8 घंटा काम कर सकते हैं तो क्या अमीरी के लिए 1 घंटा काम नहीं कर सकते? अगर कोई व्यक्ति हमारा 1 घंटा यानी डेली एक व्यक्ति को आरसीएम बताए, और आरसीएम बताने के बाद हमें ये नहीं पूछना कि कैसा लगा, कब ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही आप प्लान दिखाते हैं तो सामने वाला एक ही बात बोलता है कि सोचेंगे, बताएंगे, 2 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, और वो इतना दोहरा देगा कि आप जाना ही भूल जाएंगे। हमें दौड़ना नहीं है, क्योंकि आरसीएम में करना क्या है दोस्तों, जैसा कि मैं शुरू में बताया कि आरसीएम में 2 ही काम करने हैं, एक तो ईमानदारी से खाना और दूसरा ईमानदारी से बताना। जब आप सामने वाले को बताइए तो बोलिए कि देखिए 2 दिन 4 दिन आप मत बोलिए, हम आपको ज्वाइन कराने नहीं आए, क्योंकि आरसीएम में 2 काम करने होते हैं, एक खाना होता है, दूसरा बताना होता है। और बताने वाला काम ईमानदारी से वही करेगा जो खाएगा, और खाने वाला काम ईमानदारी से वही करेगा जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। आप एक काम कीजिए, 200-300 का प्रोडक्ट पहले लीजिए, अपने पसंद का आइए, अच्छा लगे तो आइए, नहीं लगे तो जाइए, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों, ये काम भी प्रतिदिन आप एक व्यक्ति के साथ करते हैं, इसमें मात्र 1 से 1.5 घंटे का समय लगना है, तो भी महीने में आप
अगर 300 पीवी का भी सामान दे तो 9000 पीवी आपका आराम से हो जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना भी टाल के काम करे तो डायमंड क्लब का सदस्य तो आराम से बन जाएगा। दोस्तों देखिए, आरसीएम बिजनेस में सच्चा व्यक्ति वही है जो ईमानदारी से डायमंड क्लब में है। बाकी सब झूठे हैं जो कि आरसीएम कर रहे हैं, और झूठ का बिजनेस आपको फल नहीं देगा। तो आपको यदि डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब में आना पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। जैसे डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, जैसे इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग का क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, पुलिस वाला बनने के लिए पुलिस क्लब को ज्वाइन करना पड़ता है, उसी तरह आपको डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब में आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब दोस्तों हमारे पास न्यूट्री चार्ज जैसे प्रोडक्ट है जिसका टक्कर पूरे इंडिया में कोई भी न्यूट्रिशनल कंपनी नहीं ले सकती। हमारे पास गुड डॉट जैसे अनोखा प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास हरी संजीवनी जैसे प्रोडक्ट है, हमारे पास कीसोल जैसे अनोखे प्रोडक्ट हैं। इसके टक्कर में, इसके क्वालिटी का, इसके रेट का आपको प्रोडक्ट बाहर मिलने वाला नहीं है। हमारे पास गामा जैसे प्रोडक्ट हैं तो कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, लीवर, हृदय, मतलब कई एक समस्या का रामबाण न्यूट्रिशन है ये। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, तो क्या हम 200-300 पीवी किसी को खिला नहीं सकते हैं? तो दोस्तों खिलाने वाला काम यदि आप करेंगे तो आपका डायमंड क्लब आराम से हंसते हंसते हो जाएगा। अब यदि अमीर बनना है तो नेटवर्क बताना पड़ेगा, नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, और नेटवर्क बढ़ाने के लिए जैसा कि हम पहले ही बोले, 1 प्लान डेली। ज्यादा काम करने के लिए हम नहीं बोलेंगे, ज्यादा भागने के लिए नहीं बोलेंगे, बस एक नए आदमी को डेली बताइए, और एक नए आदमी को डेली आप बताते हैं तो साल में 365 लोगों को बताते हैं। अब आप सोचिए यदि आप प्लान 365 लोगों को दिखा रहे हैं तो कितने लोग आपके साथ आ सकते हैं? तो किन्हीं के मन में आ रहा होगा कि 100 आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। हमारा कहना है दोस्तों 10 आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर 10 व्यक्ति भी 365 में आ जाता है तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर मैं तो 10 को ज्वाइन करा लिया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? तो साथियों इसका एक रीजन है, ये 10 व्यक्ति आपको अमीर नहीं बनाता, 1 प्लान डेली वाला काम आपको अमीर बनाता है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना प्लान दिखा रहे हैं। और यदि आप 365 को प्लान दिखाते हैं और आपके 10 आ गए तो इस 10 को बताइए कि भाई हमने 365 को प्लान दिखाया, मेरे 10 आ गए, आप भी दिखाओ, आपके भी 10 आ जाएंगे, तो अगले साल ये संख्या हो जाएगी 100, तीसरे साल 1000, चौथे साल 10,000, पांचवें साल 1 लाख, और 1 लाख लोग यदि 5,000 का खरीदारी करें तो साथियों बिजनेस 50 करोड़ का होता है। और आप लोग जानते होंगे कि जब 50 करोड़ का बिजनेस होगा तो आपका लेवल क्या होगा। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो बोर्ड पे ही डाटा ठीक लगता है, ऐसा होता कहाँ है? तो देखिए क्यों नहीं होता है, इस बिंदु पे सोचिए, क्योंकि आपके पास जो कमीशन आता है वो इसी सिस्टम के साथ आता है। देखिए यहाँ होता क्या है, पहले साल हमारे नीचे 10 लोग हैं, और 10 लोग जब 5-5 हजार का प्रोडक्ट खाएंगे तो 50,000 का होगा, और 50,000 पे कमीशन आपका 1,000-1,200 रुपया आएगा, यानी महीने का 100-150। तो 90% लोग तो पहले ही साल छोड़ के भाग जाते हैं। अब यदि हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल क्या है, 100 लोग हैं, 100 गुना 5,000 यानी कि 5 लाख का बिजनेस होगा, और 5 लाख का बिजनेस होगा तो आपका कमीशन 15 से 20,000 रुपया महीना आएगा। अब लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 साल में 20,000 आता कहाँ है? तो इसका एक रीजन है दोस्तों। देखिए पहले साल आरसीएम बिजनेस क्या है, हमारे यहाँ 2 तरह के फसल है, एक गेहूं का और दूसरा आम का। 90% किसान गेहूं लगाते हैं, 10% किसान आम पे फोकस करते हैं। गेहूं वाला 4 महीना मेहनत करता है, फसल उनके घर में आ जाता है, लेकिन 4 महीने में आम वाले को दातुन तक नहीं मिलता। तो होता क्या है कि जब गेहूं वाला देखता है कि आम वाले को कुछ नहीं मिला तो उनको समझाने चला जाता है कि देखो मेरा तो 4 महीने में ही आ गया, और कुछ आम वाले फिर गेहूं का खेती करने चले जाते हैं। फिर दूसरे साल गेहूं वाला 4 महीना में गेहूं लेके आया, और फिर आम वाले के पास देखा कि आम वाले को कुछ नहीं मिला, फिर आम वाले को समझाने जाता है कि अरे कहाँ फंस गए, आ जाओ गेहूं लगाओ, 4 महीने में आ जाता है। और फिर कुछ आम वाले गेहूं का फसल लगाने लगते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से 4 साल 5 साल में कई एक आम वाले गेहूं लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सोचिए कि 6 साल के बाद नजारा क्या होता है। 6 साल के बाद गेहूं वाला फिर 4 महीना मेहनत करेगा, उसका गेहूं आ जाएगा, और आम वाला मेहनत नहीं भी करेगा तो भी 6 साल में आम उसके घर में आ जाएगा। अब 10 साल बाद गेहूं वाले को गेहूं खाना है, फिर 4 महीना मेहनत करना होगा,
10 साल बाद आम वाले को आम खाना है, कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं है, सीजन आएगा आम के पेड़ पे आम अपने आप लग जाएगा। अब गेहूं वाले को बेटे को गेहूं खाना है तो आपको लगेगा कि 4 महीना मेहनत करेगा गेहूं आ जाएगा, नहीं, पहले उसको सीखना होगा, उसके बाद वो 4 महीना मेहनत करेगा। लेकिन आम वाले के बेटे को आम खाना है तो न सीखना है न मेहनत करना है, आम के पेड़ के पास सीजन में जाएगा उसको आम मिल जाएगा। गेहूं वाले के पोते को गेहूं खाना है तो उसको भी सीखना पड़ेगा और उसको भी 4 महीना मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों बाहर की दुनिया में यही होता है, बाप को सीखना पड़ता है फिर नौकरी करना पड़ता है, उसका उसके बाद बेटा भी मेहनत करता है फिर नौकरी करता है, पोता भी मेहनत करता है। यानी हर व्यक्ति की शुरुआत जीरो से होती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस आम का पेड़ है, एक बार आप शुरू कर दिए तो फिर आपके अगले पीढ़ी को शुरू करने के लिए जीरो पे नहीं जाना होगा। आज कई एक उदाहरण है अपने पास, आप लोग आरसीएम शुरू किए थे तो आपका स्टार्टअप 200-500 से हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ कई एक लोग ऐसे हैं जिनका स्टार्टअप 20 लाख से हुआ, किन्हीं का 1 लाख से हुआ, क्योंकि उनके पिताजी आरसीएम में थे और आज उस आरसीएम का रॉयल्टी उनको मिल रहा है। अब मुद्दा आता है कि सर 2 साल में 20,000 का इनकम क्यों नहीं आता? तो देखिए 2 साल में 20,000 का इनकम या तीसरे साल 1,000 लोग हैं, 1,000 गुना 5,000 बिजनेस होगा 50 लाख, यानी जब 50 लाख का बिजनेस होगा तो 1.25 लाख इनकम आएगा। तो 3 साल में 1.25 लाख का इनकम आता क्यों नहीं है? तो ये इनकम तब आपके पास आएगी जब आप वन प्लान डेली दिखाएंगे। अब साथियों देखिए, कि वन प्लान डेली दिखा है तो 2 साल में 20,000 का इनकम आता है। यदि एक दिन बीच करके दिखाए तो 20,000 का इनकम कितने दिन में आएगा? तो 2 साल के बजाय 4 साल में आएगा। यदि एक दो दिन बीच कर दिए तो 6 साल लग जाएगा। जो लोग सप्ताह में 1 दिन प्लान दिखाते हैं, आप सोच के देखिए उनका कितने दिन में 20,000 का इनकम आएगा। और जो महीने में 1 दिन जगते हैं कुंभकर्ण की तरह, उनका क्या होगा? तो वो शुरू किए हैं आरसीएम और उनका बेटा रॉयल्टी अचीवर बनेगा। तो दोस्तों आपको ये इस डाटा के हिसाब से इनकम लेना है, तो इस डाटा के हिसाब से वन प्लान डेली पे काम करना होगा। और सोचिए कि जब 5 साल में ये इनकम आपको लाखों में पहुंचा सकता है, तो 10 साल 20 साल या 30 साल नौकरी वाले की तरह करे तो क्या हो सकता है? आपका इनकम करोड़ों में होगा। और आज देखिए, आज कितने सारे लोग हमारे यहाँ करोड़पति बन चुके हैं। हम यदि बात करें आदरणीय मुकेश कोठारी सर, आदरणीय केसी सर, आदरणीय बीसी सर, आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर, आप देखिए आदरणीय राजा राम सहारण सर है, कितना नाम हम ले, नाम खत्म होने वाला नहीं है। चाहे मामला महावीर सर का हो, सुजीत सर का हो, राकेश सर का हो, विजय सर का हो, और जितने भी अपने कोर साथी हैं, सारे के सारे लोग आज के डेट में करोड़पति बन चुके हैं इस आरसीएम बिजनेस से। क्यों? क्योंकि उनके पास बस 2 मंत्र था, एक कंटिन्यूटी का मंत्र था। उन्होंने लगातार आरसीएम किया, कभी भी इधर उधर मुड़ के नहीं देखा, कभी भी उन्होंने अपलाइन में कमियां नहीं निकाली, कभी भी उन्होंने डाउनलाइन में कमियां नहीं निकाली, कभी उन्होंने कंपनी में कमियां नहीं निकाली। वो लगातार चलते गए, लगातार बढ़ते गए, लगातार अपने काम को करते गए। और आज साथियों मैं बता दूं आपको कि आज आरसीएम बिजनेस का लगभग 23 साल हो गया इंडिया में। और 23 साल में जितने भी लीडर जाते हैं वो क्या बोलते हैं, मैं पैदल शुरू किया था और आज 4 चक्के से चलता हूँ। लेकिन 30 साल बाद साथियों कि 4 चक्के की बात नहीं करेंगे, 30 साल बाद जो भी लीडर स्टेज पे आएंगे वो 4 पंखे की बात करेंगे, और इनका पंखा आएगा भी और इनका पंखा उड़ेगा भी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सारे लोग तो यही बोलते हैं, तो दोस्तों ये बोलने की बात नहीं है। आज से 18 साल पहले की बात करें तो आज से लगभग 18-19 साल पहले हम आरसीएम बिजनेस शुरू किए थे। और जब शुरू किए थे तो 40,000 रुपया बताना होता था आरसीएम बिजनेस में, तो हमें हरियाणा बताना पड़ता था कि हरियाणा के आदरणीय सुरेंद्र सर है, उनका 48,000 रुपया महीना आता है। लेकिन यदि आज हम बात करें दोस्तों, 40,000 वाले हर ब्लॉक में आपको मिल जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएंगे 1-1 लाख रुपया महीना कमाने वाले। हमारी जब आरसीएम में शुरुआत हुई थी तो 226 रुपए का पहला इनकम था। एक प्रोडक्ट था, डिलीवरी सेंटर भी नहीं थे, प्रोडक्ट लाने 200 किलोमीटर जाना पड़ता था। और तब जाके आज 19 साल के बाद रिजल्ट क्या है कि हमारा इनकम साथियों 5 जीरो लग के आता है, यानी टोटल 6 फिगर का इनकम है हमारा। 3 अंक से शुरू किए थे, 6 अंक पे पहुंच गए। महंगाई 20 साल में 1 जीरो लेके आई और आरसीएम हमारे इनकम में 3 जीरो लेके आ गया। तो आप बताइए कि हमारे कमाई का रफ्तार महंगाई के रफ्तार से अधिक है या नहीं है? 20 साल में 19 साल में 3 जीरो लगा ली हम अपने इनकम में, तो इसी तरह अगले 19 साल की यदि हम बात करें कि 3 जीरो और लगा ले हम अपने इनकम में दोस्तों, तो क्या हो सकता है आप सोच के देखिए। तो यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति करोड़ों का इनकम ले सकता है, यानी 6 फिगर वाला इनकम 9 फिगर में होगा यदि इसी तरह से भी चले तो। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि हमारा रफ्तार यही होगा? आज से 19 साल पहले जब हम शुरू किए थे तो अकेले थे, आज हमारे पास सैकड़ों टेक्निकल अचीवर हैं, सैकड़ों रॉयल्टी अचीवर हैं। लेकिन
सोच के देखिए आप, 9 फिगर का इनकम हम पहले वाला रफ्तारी पकड़े तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? लेकिन आता क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डरते हैं, और डर किससे लगता है साथियों? डर हमें अपने आप से लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, डायमंड क्लब करेंगे तो प्रोडक्ट फंस तो नहीं जाएगा। और दूसरा कारण क्या है? हमें शर्म आती है कि कोई मास्टर साहब है, प्रोडक्ट लेके जाते हैं, उनका पड़ोसी पूछा मास्टर साहब आप भी आरसीएम में? मास्टर साहब बोलते ना 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 ना, हमको तो पड़ोसी दे दिया था, हम नहीं है, हम ही सब नहीं करते हैं, हम तो ऐसे ही प्रोडक्ट लेके। यानी उनको आरसीएम बताने में शर्म आती है। वो मास्टरी जिसको करके वो जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते, वो सीना चौड़ा करके बताते हैं कि हम मास्टर हैं, तो हम डॉक्टर हैं, तो हम फलाने हैं, हम क्लर्क हैं, हम टीटी हैं। लेकिन आरसीएम बताने में इन लोगों को शर्म आता है, तो आरसीएम उनको करोड़ों का रिजल्ट दे सकता है। तो दोस्तों आज से थोड़ा सा उल्टा आपको चलना पड़ेगा। आप कोई भी काम करते हैं, देखिए काम कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सा काम किस लेवल पे लेके जा सकता है। तो आप कोई भी काम करते हैं उसको सेकेंडरी बनाइए और आरसीएम को प्राइमरी बनाइए। टाइमिंग से हम नहीं बोल रहे हैं, बोलने से बोल रहे हैं। यदि आप मास्टर हैं और कोई पूछे कि भाई साहब क्या करते हो, तो बोलिए कि भाई साहब मैं आरसीएम करता हूँ, पार्ट टाइम मास्टरी कर रहा हूँ। जिस दिन आरसीएम से लाखों आने लगेगा मास्टरी छोड़ दूंगा। क्यों शर्म आएगी हमें? अब यदि हम बात करें दोस्तों, आप इनको देखिए, ये अमिताभ बच्चन फिल्म बनाना इनका काम है, लेकिन इनको नवरत्न बताने में शर्म नहीं आती है। ये देखिए, ये है शाहरुख खान, क्या बता रहे हैं? रॉयल स्टेक, फिक्स योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है, मेक इट लार्ज, इसको बड़ा बनाओ। यानी शाहरुख खान के हिसाब से लाइफ को बड़ा बनाना है तो रॉयल स्टेक लाना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, क्या ये सच बोल रहे हैं? तो हमारे बहुत सारे साथी बोल रहे हैं ना 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 ये तो झूठा है, झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आप देखे होंगे कि कोई एक पैक लगा लेता है तो तुरंत वो डायरेक्ट गांव के मुखिया से बात करने लगता है, और यदि 3-4 पैक लगा लिया तो वो डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री से बात करता है। कितना बड़ा बन जाता है वो। और कहीं पूरा का पूरा बोतल डाल लिया, उसकी जिंदगी इतनी बड़ी बन जाती है कि नाले को ही स्विमिंग पूल बना लेता है। तो दोस्तों सोच के देखिए, ये घर बसाने वाला प्रोडक्ट है या उजाड़ने वाला? और जब इनको उजाड़ने वाला प्रोडक्ट बताने में शर्म नहीं आती, तो आपको घर बसाने वाला प्रोडक्ट बताने में शर्म क्यों आती है? आप इनको देखिए, कोको कोला, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये लवर्स भी नहीं है, अलग अलग है। लेकिन कोको कोला वाला बोला कि ऐसा ही बोल दो तो पैसा देंगे, और इनको शर्म नहीं आई। यहाँ पे देखिए, ये टॉयलेट क्लीनर बता रहे हैं। देखिए हमारे आरसीएम में भी टॉयलेट क्लीनर है, क्या बताने के लिए हमें किसी के टॉयलेट में जाना पड़ा? तो दोस्तों इनको ये काम करने में शर्म नहीं आती और हमें शर्म आती है। तो जिंदगी में एक लेसन याद रखिए, जिसको अपने काम में शर्म आता है व्यक्ति बेकार होता है, और जिसको कर्म दिखता है वो सुपर स्टार होता है। अब आपको तय करना है कि सुपर स्टार बनना है या बेकार बनना है। तो क्या आप लोग सुपर स्टार बनने के लिए तैयार हैं? और यदि हैं तो एक बार दोनों मुट्ठी बांध के कस के यस बोलिए, जहां हैं वहीं पे बोलिए, शर्माइए मत, क्योंकि जिसको आता है शर्म उसका फूट जाता है कर्म। तो यदि आप तैयार हैं दोस्तों, तो देखिए बहुत ही खास महीना है, सितंबर खास है और रचना इतिहास है। और क्यों ये खास महीना है कि दोस्तों, ये जो महीना है, ये महीना आपको 23वें आरसीएम के 23वें एनिवर्सरी में स्टेज पे पहुंचा सकता है। ये महीना, ये हमारा मिशन मंथ है, और आपको पता होगा कि मिशन मंथ जब जब आता है आपका कमीशन बढ़ जाता है। और यहाँ पे अपना टारगेट है 2000 प्लस रॉयल्टी अचीवर तैयार करना। तो अब देखिए, जब टारगेट टारगेट इस टारगेट का घोषणा हमारे आदरणीय वीसी सर किए, और उन्होंने आज तक जो घोषणा किया है वो पूरा हुआ है, तो ये भी पूरा होगा। अब आपको देखना है कि आप इसमें हैं कि नहीं है। और ये जो टारगेट अचीव करेंगे लोग, तो सोच के देखिए दोस्तों, 27 नवंबर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम महा सम्मेलन हो रहा है आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे। और अपना एनिवर्सरी प्रोग्राम कैसा होता है ये बताने का चीज नहीं है, ये तो महसूस करने का चीज है। आप में से कई एक साथी देखे भी होंगे। और आपको रॉयल्टी पे पहुंचाने के लिए हमारे कई एक ब्रांड है जो कमर कस के तैयार है। हमारे पास न्यूट्री चार्ज है, जो कि 23वीं एनिवर्सरी को शानदार बनाने के लिए संतोष नायर जी को लेके आ रहे हैं, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। वहीं पे हमारे पास कीसोल जैसा आइटम है, जो व्यक्ति 1500 पीवी कीसोल का इस महीने तक कर लेगा, उनको सिंगल, और 3000 पीवी वाले को डबल एंट्री मिल रही है। याद रखिए, 26 तारीख संतोष नायर, 27 तारीख आरसीएम एनिवर्सरी, और 28 को कीसोल का शानदार एनिवर्सरी। दोस्तों यहाँ पे कीसोल एनिवर्सरी में तो
लीडर्स आने वाली हैं, उनको आयरन लेडी बोला जाता है। इनका नाम है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की सिर्फ पहली महिला आईपीएस नहीं है, वो एक ऐसी आईपीएस है क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भी चालान काट दी थी। और सोच के देखिए, अब वैसे लोगों के हम संकट में रहेंगे जो ऑलरेडी नंबर 1 है। तो आप बताइए कि आप नंबर 1 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो क्या आप लोग बनना चाहते हैं नंबर 1? तो कैसे आसानी से आप रॉयल्टी पे आ सकते हैं? दोस्तों, ये बताने के लिए हमारे बीच में अरविंद सर है, तो पहले हम लोग अरविंद सर के पास चलते हैं कि किस तरह से काम करने पे ये आ सकती है। उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। अभी हमारा बहुत सारा स्लाइड बचा हुआ है, तो अमित सर थोड़ा सा अरविंद सर के पास चलते हैं हम लोग। यस सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। और ये थोड़ा सा मेरा निवेदन ये रहेगा कि अगर स्लाइड प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन है तो इसको थोड़ा अगर क्लोज कर दिया जाए तो मैं वहां पर बोल पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय हमारे सबके आदरणीय और बहुत ही जुझारू और शानदार लीडर रिस्पेक्टेड मंजीत सर जी का,